हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो आपका एफएमएम का पेपर है उसी के रिगार्डिंग कुछ जो हैं टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेगी, ठीक है। तो देखिए, पेपर आपका जो है 1 घंटे का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था और मैंने जो प्रैक्टिस पेपर था उसकी भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा वो केवल एक ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि न्यासी यानी कि डिपॉजिटरी बैंक से किस प्रकार समानता रखता है, तो इन दोनों में क्या समानता है। तो आप बता सकते हैं कि किसी न्यासी यानी कि डिपॉजिटरी की तुलना बैंक से की जा सकती है, ठीक है। ध्यान सुनना, जो डिपॉजिटरी है वो बैंक की तरह ही है, जो जमा करता के फंड को जमा करता है। मतलब जैसे आपने अपने पैसे किसी के यहाँ जमा करा दिए, ठीक है। तो बैंक तो न्यासी के बीच समानता कैसे है, देखो, बैंक खाता में फंड रखता है, जबकि जो डिपॉजिटरी होता है ना उसे बोलते हैं सिक्योरिटी में वो पैसे को रखता है, उस खाते को, ठीक है। और खाता धारक के अनुदेश पर खातों के बीच में फंड ट्रांसफ़र करता है, मतलब जो खाता धारक बोलेगा तो दूसरे के पास पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और इसमें खाताधारक के अनुरोध पर खातों के बीच में सिक्योरिटियों का ट्रांसफ़र होता है, याद रखना, इसमें सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसमें फंड का ट्रांसफ़र होता है, देखो ऊपर ही था फंड और यहाँ सिक्योरिटी, ठीक है। धन को हाथ लगाए बिना हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, ऐसे सिक्योरिटी को हाथ लगाए बिना आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब इसमें आपको जो है ना, जैसे धन या फंड, इसमें सिक्योरिटी के बारे में आपको बताना है। धन को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे ही यहाँ पर शेयर को आप सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध होती है। फिर अगर ये क्वेश्चन आया था अभी प्रैक्टिस पेपर में कि जो डिपॉजिटरी है ना वो कौन कौन होते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा था कि 2 डिपॉजिटरी के नाम बताइए या एक डिपॉजिटरी का नाम बताइए, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये 2 आप याद रख लो नाम, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 2 डिपॉजिटरी, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना डिपॉजिटरी होता क्या है, हिंदी में न्यासी बोलते हैं। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है, फंड बनाते हैं, ऐसे ही सिक्योरिटी को रखता है। तो भारत में अगर आपसे पूछ रहा है कि 2 ऐसी डिपॉजिटरी का नाम बताइए, तो एक ये है NSDL और दूसरी है CSDL। इसकी फुल फॉर्म बोलेगा तो आपको पूरी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि किसी डिपॉजिटरी में भागीदारी से क्या लाभ है, मतलब क्या क्या फ़ायदा है। अब देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे क्योंकि ट्रांसफ़र जो कॉस्ट होती है, जो हस्तांतरण जो मूल्य है उसमें कमी आ जाती है। इसमें क्या होता है, नॉमिनेशन का इसमें बेनिफिट होता है, जैसे बैंक में होता है ना, जैसे बैंक में, तो वही आप बता सकते हैं। जैसे और आपने डिफरेंस भी पढ़ाई है ना, तो आप बता देंगे इसमें सिक्योरिटियों को जो हस्तांतरण कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2-3, क्योंकि इतना बड़ा लिखना नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें डाक खर्च, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, हस्तांतरण करते हैं, तो उसमें डाक का खर्च नहीं आता, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि इक्विटी हो, आपको पता नहीं चाहिए, इक्विटी शेयर होते हैं ना, प्रीफरेंस शेयर होते हैं, तो इक्विटी हो, ऋण उपकरण हो, सरकारी सिक्योरिटी हो, ठीक है। इन निवेश एक ही खाते से कर सकता है, ठीक है। और डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है ना, ठीक है, डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइज अकाउंट बोलते हैं उसे, बिना किसी मटेरियल का, ठीक है। तो उसी के थ्रू शेयर को बेचा और ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे डिपॉजिटरी भागीदार कौन है, कौन होता है, डीपी कौन होता है, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटर कौन होता है। तो निवेशकों को अपनी सेवा एक एजेंट के माध्यम से उपलब्ध कराता है, ठीक है, जिसे डिपॉजिटरी भागीदार कहते हैं। समझ में, ये जो डिपॉजिटरी वाला होता है ना, तो अब ये कोई तो काम करवाए, वो कहे ना, जिससे इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है, जैसे कि सेवा दे सके, तो उसी को हम डिपॉजिटरी भागीदार कहते हैं। दोबारा सुन लो, डिपॉजिटरी निवेशकों को अपनी सेवा एक एजेंट के माध्यम से उपलब्ध कराता है, जिसे हम डिपॉजिटरी भागीदार कहते हैं। समझ में आ गया। और इन एजेंटों की नियुक्ति, मतलब ये जो एजेंट होते हैं ना, यही होते हैं डिपॉजिटरी भागीदार, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटर होते हैं। सुनते मेरी बात। और बस इसमें इतना याद रख लो मेन जो है, ठीक है। और आगे सुनो, क्योंकि अब देखो पेपर है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ऐसी ICIN
ये नहीं कि आप और पढ़ेंगे नहीं, आप सब पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और ICN क्या है, तो ISIN अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी पहचान संख्या, ये ना एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी सिक्योरिटी होगी उसका एक अपना नंबर होगा, इसकी वजह से हर एक सिक्योरिटी की अपनी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आपसे पूछेगा कस्टोडियन क्या है, तो मतलब ये एक संगठन है जो अपने ग्राहकों की सिक्योरिटी को पंजीकृत करने तथा उसकी सुरक्षा करने में मदद करता है। मतलब कस्टोडियन क्या है, जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है ना उसको रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है, और उनको सुरक्षा देगा, ठीक है। अगर पूछे और क्या काम करते तो बता देना, ये ग्राहक के सुरक्षा खातों का रखरखाव करता है, ठीक है, और सिक्योरिटी के संबंध में ग्राहकों के संभूति का लाभ और अधिकार इकट्ठा करना, मतलब जो भी उसका जो फ़ायदा, जैसे अगर उसे पैसा लगा तो उसमें जो फ़ायदा मिलेगा उसको इकट्ठा करेगा, उसकी रक्षा करेगा, ठीक है। और जो भी कार्य होते हैं सिक्योरिटी के से रिलेटेड, इश्यूज से रिलेटेड, उसको इन्फॉर्मेशन देना। तो ये आप बता देंगे नहीं कस्टोडियन क्या करते हैं, 2-4 बातें बता देना बना बना के कि भाई ये ग्राहकों की सुरक्षा खाता की रखरखाव करता है, ठीक है, और उनको सूचना देता है, ठीक है, कि उनको ग्राहकों को सूचना देता है, और सिक्योरिटी को ये पंजीकृत करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही बहुत सारे बता सकते हैं। हम फिजिकल होल्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कैसे बदल सकते हैं, अर्थात कोई अपनी सिक्योरिटी को डीमेटलाइज कैसे कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया था ना, डीमेट अकाउंट होता है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो फिजिकल होल्डिंग है उसको हम इलेक्ट्रिक होल्डिंग में कैसे बदल सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी को डीमेटलाइज करने के लिए आपको एक डीमेट अनुरोध फॉर्म भरना होगा, ठीक है, जो DP में उपलब्ध रहता है, और इसे डीमेटलाइज किए जाने वाले भौतिक प्रमाण पत्र के साथ जमा कराना होता है। सभी ISIN संख्या के लिए अलग अलग DR आप भरना पड़ेगा, सब अलग अलग के लिए अलग अलग भरना पड़ेगा। मतलब करेगा कि आपने डॉक्यूमेंट पूरा बना दिया और आपने डीमेटलाइज के लिए बोल दिया, और इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़ गए। अगर क्या बहुत से विषम शेयर को डीमेटलाइज किया जा सकता है, हाँ बहुत सी कैसे हो सकता है, और उनके लिए प्रमाण पत्र को जो है डीमेटलाइज कर सकते हैं। चलो अब ये अपने पढ़ना, अब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा रिवाइज जरूर करना। देखो म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन इकाई क्या है, मतलब इसको रेगुलेट कौन करता है। सभी म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन इकाई भारत का सिक्योरिटी एंड विनिमय बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी की फुल फॉर्म आता है, ठीक है। और ये रेगुलेशन मतलब एक तरह से कंट्रोल करने का, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो सिक्योरिटी और विनिमय बोर्ड बोलते हैं हिंदी में। तो सभी म्यूचुअल फंडों को सेबी जो रजिस्टर्ड करता है, और ज़रूरी है, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी है। अगर म्यूचुअल फंड से में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके क्या फ़ायदे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बोलोगे एक तो छोटा निवेश है, तो छोटे छोटे जो कंपनी के मालिक हैं, छोटे छोटे लोग, तो उनके थोड़ा धन है, तो इसमें आराम से निवेश करके लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो इसके थ्रू आराम से गेट कर सकती हैं। ये इसमें जोखिम फैल जाते हैं, क्योंकि देखो अगर आप एक चीज़ खरीदो अगर वही डूब गई तो नुकसान ज़्यादा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लेते तो उसमें जो उसका पैसा लगा तो अलग अलग चीज़ों में बांट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ये सब इसको पसंद करते हैं, और एक्सचेंज करना बहुत इसका बढ़िया है, और रक्षात्मक है, सुरक्षात्मक है, बस ये। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि NAV क्या है। NAV या फंड का कुल संपत्ति मूल्य, जो फंड है ना, फंड उसका कुल संपत्ति, उसकी टोटल कितनी एसेट वैल्यू है, ठीक है, और मूल्य संपूर्ण देय राशि संपत्ति फंड का समेकित बाजार मूल्य। मतलब कहने का है कि ये जो है ना, ये जो NAV है ना, ये कुल जो उसका बाजार मूल्य है ना, उसको कहा गया। अगर प्रति इकाई NAV संपत्ति का कुल मूल्य, और जो अगर पर यूनिट की बात करें तो संपत्ति का टोटल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अगर जो बकाया इकाई की संख्या से में विभाजित की जाती है ना, भाग की जाती है। ये तो न्यूमेरिकल वगैरह देखना पड़ेगा, इसको भी हम इतने ही आने देते हैं, ठीक है। बाकी से एक बार कर लेना, क्योंकि इतना तो याद कर लेना जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कोई जोखिम शामिल है, बोलोगे म्यूचुअल फंड सुनिश्चित वापसी उपलब्ध नहीं कराता, बोलो जोखिम तो है। देखो
अगर आप किसी भी चीज़ में पैसा कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, जोखिम तो है, लेकिन बोलोगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे शेयर वगैरह अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है, तो जोखिम कम हो जाता है, लेकिन जोखिम जरूर शामिल होता है इसमें। ठीक है, समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इसमें अपना बना के लिख देना, अगर पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छी बात है। अगर कुछ जोखिम बताइए जो म्यूचुअल फंड में होते हैं, ठीक है, या म्यूचुअल फंड में कौन कौन से जोखिम होते हैं जो लोगों को बताना चाहिए। जैसे बाजार जोखिम, पे मार्केट में शेयर बढ़ता रहता है, घटता रहता है, मूल्य बढ़ता रहता है, घटता रहता है, हाँ है ना, तो जोखिम हुआ ना। ऐसे गैर बाजार जोखिम क्या है कि जैसे किसी व्यक्तिगत कंपनी के बारे में खराब समाचार उसके स्टॉक मूल्य को कम कर सकता है। ऐसी ब्याज दर जोखिम, बॉन्ड कीमत तथा ब्याज की दर विपरीत दिशा में चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जो बॉन्ड की जो कीमत होती है और जो ब्याज दर होते हैं वो उल्टे होते हैं, रिवर्स में। ठीक है, जब ब्याज दर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की कीमत घट जाएगी और नीचे की सिक्योरिटी में यह पतन फंड को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। मतलब अगर आप देख रहे हैं ना, अगर रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये भी एक बड़ा जोखिम है अगर इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप पढ़ेंगे। उसके बाद है, मैं देखो 2-4 पढ़ो कि एग्जाम में इतना बड़ा तो लिखना नहीं, 2 या 4 पॉइंट ही आपके आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड कौन कौन है, मतलब कौन कौन से विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए, एक होता है उद्देश्य के आधार पर म्यूचुअल फंड, तो इक्विटी फंड या वृद्धि फंड हो गया। ठीक है, फंड जिसे इक्विटी शेयर में निवेश किया जाता है उसे इक्विटी फंड कहेंगे। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर में लगा रहे हो तो वो इक्विटी शेयर फंड कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड, तो नाम से पता लग रहा है डाइवर्सिफाइड फंड, मतलब जब अलग अलग जो है ना कंपनियों में हम निवेश कर देते हैं, जिससे जोखिम जो है बढ़ जाता है। ऐसे क्षेत्र फंड जो किसी विशेष कंपनी विशेष व्यवसाय में लगाया जाता है। ऐसे सूची फंड जो सूचीबद्ध जो लोकप्रिय जो होती हैं, जैसे निफ्टी हो गई, इस तरीके से इनमें लगाया जाता है, तो वो क्या हो गया, सूची फंड। ऐसे कर बचत फंड हो गया जो कर को बचाने के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। ऐसे बहुत सारे, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है गिल्ट फंड। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फंड केंद्र तथा राज्य सरकार के सिक्योरिटियों में निवेश किया जाता है। मतलब अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनकी सिक्योरिटियों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो गिल्ट फंड कहलाते हैं। लिक्विड फंड किसे कहते हैं बच्चों, मतलब जो जैसे जो एक दिन से भी कम समय के लिए जैसे हमें पैसे की जरूरत होती है, पैसे में मतलब किसी को दे देते हैं ना, तो वो लिक्विड फंड या धन बाजार फंड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपस में लेन देन, जैसे आपके पास बैंक है आपका और उसमें अगर एकदम आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये इस तरीके से उसमें भी काम आते हैं। ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारे। लचीलेपन के आधार पर कौन से होते हैं, लचीलेपन के आधार पर एक ओपन, दूसरा क्लोज एंडेड। इस फंड में, ओपन वाले में, इस फंड में वापसी की नियत तिथि नहीं होती, मतलब कब वापस होगा पता ही नहीं है। जबकि क्लोज एंडेड में क्या होगा, वापस की तिथि होती है। बस अभी इसमें इतना कर लो, आगे देखो। ऐसे ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निवेश योजना कौन कौन सी है, मतलब इसमें से कौन कौन से जो है प्लानिंग होती है जो इन्वेस्टमेंट करने की। तो देखो, एक होता है वृद्धि योजना के लिए, एक लाभांश योजना के लिए, एक लाभांश पुनर्निवेश योजना के लिए। देखो, वृद्धि योजना किसी योजना के अंतर्गत एक योजना है जहाँ निवेश से प्रतिफल का पुनर्निवेश किया जाता है। मतलब जो पैसा मिलता है उसको हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि लाभांश पे और लाभांश मिलेगा। यदि कोई हो तो बहुत ही कम लाभ बांटा जाता है और इस प्रकार निवेशक इस निवेश में सिर्फ पूंजी वृद्धि की ही महसूस कर पाता। पता है इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या, जो कंपनी ने लाभांश कमाया वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब जितने भी जो निवेशक है ना उनको प्रॉफिट नहीं बांटा, ये बहुत कम बांटा। ठीक है, ऐसे आप बाकी पढ़ेंगे। भारत में म्यूचुअल फंड धारकों के अधिकार क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो म्यूचुअल फंड, जैसे आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, आपने, हम आम लोग हैं, हमने म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो हमारे क्या क्या अधिकार है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जनरल चीज़ है, एक बार सुनते याद हो जाएगा। म्यूचुअल फंड द्वारा प्राप्त आपके यूनिट प्रमाण पत्र का अनुरोध की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर आप अपने टाइटल सुनिश्चित करने के लिए यूनिट प्रमाण पत्र या खाता का विवरण प्राप्त करने का हकदार है। देखो, मतलब आपके पास जो यूनिट प्रमाण पत्र है और जो खाता है उसको पाने का आपको अधिकार है 6 सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है, और आप ये जान सकते हैं कि जो आपने पैसा लगाया है उस कंपनी में निवेश नीति क्या है, आखिर उसका निवेश का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसने कौन कौन सी योजना बना रखी है।
ऐसी घोषणा के 30 दिन के अंदर प्राप्ति लाभांश तथा पुनर्निवेश तथा पुनः खरीद के 10 दिनों के अंदर पुनर्निवेश तथा पुनः खरीद की प्राप्ति, मतलब आप ये सब जान सकते हैं। ऐसी और है 75% यूनिट होल्डर ने योजना समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर 75% यूनिट होल्डर जो है ना वो किसी योजना को समाप्त करने की भी बात कर सकते हैं। ये पावर है इनकी। फिर ये कह रहा है फंड प्रस्ताव दस्तावेज क्या है। तो फंड प्रस्ताव दस्तावेज वह दस्तावेज है जो आपको योजना की शुरुआत करने वाले किसी व्यक्तिगत योजना या फंड के बारे में सभी संभावित आवश्यक सूचना प्रदान करता है। मतलब जो भी आपको फंड से रिलेटेड जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब देगा, जैसे निवेश का उद्देश्य क्या है, खर्च का सारांश क्या है, ठीक है, और फंड का गठन क्या है, वित्तीय सूचना क्या है, पूंजी संरचना क्या है, इस तरीके से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रियात्मक फंड प्रबंधन क्या है। जब फंड के निवेश का निर्णय फंड मैनेजर के विवेक पर निर्भर करता है, मतलब एक मैनेजर ने सोचा कि मैं इस कंपनी में निवेश कर देता हूँ, नहीं मैं इस कंपनी में निवेश कर देता हूँ, वो सोच रहा है, ठीक है, और वह निर्णय लेता है या लेती है कि कौन सी कंपनी उपकरण या संपत्ति वर्ग के फंड में निवेश करना चाहिए, मतलब किस में इन्वेस्ट करें, ठीक है। यह अनुसंधान, विश्लेषण, बाजार समाचार इत्यादि पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसकी कंपनी है तो वो ऐसे बिना सोच समझे जो वो इन्वेस्ट कर देगा नहीं ना, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से जो है वो सोचेगा, ठीक है, उसकी रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, बाजार की सर्च करेगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये हो जाता है एकदम माइंड में, तो काफ़ी टायर्डनेस होने की वजह से, ठीक है, इसलिए हल्का सा, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बाकी आप पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है निष्क्रिय फंड प्रबंधन क्या है। जब कोई निवेशक किसी सक्रिय प्रबंधित म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो वह निवेश का निर्णय फंड मैनेजर पर छोड़ देता है कि भाई अपने आप देख लेगा फंड मैनेजर कहाँ मेरा पैसा लगा रहा है। सुन रहे हो, जब कोई निवेशक किसी सक्रिय प्रबंधित म्यूचुअल फंड में, किसी म्यूचुअल फंड में अगर वो निवेश करना चाहता है, लेकिन इसका निर्णय फंड के मैनेजर पर छोड़ देता है और फंड मैनेजर इस बात का निर्णायक होता है कि किस कंपनी या उपकरण में निवेश किया जाए। फंड मैनेजर देखेगा कहाँ पैसा लगाए। कभी कभी ऐसा निर्णय सही भी हो सकता है तथा सही तरीके से निवेशक को पुरस्कृत कर सकता है, इनाम दे सकता है। भाई अगर देखो मैंने ना पैसा दे दिया, ठीक है, और किसको दे दिया, मैनेजर को दे दिया, और उन्होंने अपने आप अपनी सोच से जो पैसा लगा दिया, ठीक है। अब वो कभी कभी निर्णय सही भी हो सकता है और मुझे इनाम मिल सकता है। कभी कभी यह भी तो संभावना हो सकती है ना कि निर्णय गलत हो जाए और यह सभी समय सही नहीं होता, क्योंकि जितना भी टाइम होता है वो सही नहीं होता। मतलब कहने का है कि हो सकता है जो वो निर्णय ले और वो गलत हो जाए, जो निवेशक को लगातार हानि के रूप में ले जाता है ना। तो म्यूचुअल फंड सूचक फंड को सूचित करता है जिसका उद्देश्य उस प्रतिफल के बराबर होता है जो कि चयनित बाजार सूचकांक द्वारा दिया जाता है। ऐसा फंड एक निष्क्रिय निवेश स्टाइल का अनुसरण करता है। समझ में आगे क्या कह रहा है। देखो मतलब कहने का है कि अभी आपने देखा कि भाई फायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सूचक फंड को सूचित करता है जिसका उद्देश्य उस प्रतिफल के बराबर होता है जो चयनित बाजार सूचकांक द्वारा दिया जाता है। मतलब कहने का है कि जितना प्रतिफल मिलना चाहिए ना, तो वो उसके बारे में पहले से उसको सूचित कर देगा, ठीक है, बता देगा भाई इतना तो नुकसान हो सकता है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरीके से अब अगर हमें कोई नुकसान होगा तो वो उसको निष्क्रिय कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है निष्क्रिय फंड प्रबंधन। मतलब जो हमें नुकसान हो रहा है उसको निष्क्रिय कर सके, उसको बैलेंस में ला सके, अगर फ़ायदा नहीं हो तो नुकसान भी ना हो, ठीक है। और बाकी आप इसे थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं। ऐसे ETF क्या है। विनिमय व्यापार फंड को किसी म्यूचुअल फंड के रूप में समझना जो कि किसी स्टॉक की तरह व्यापार करता है। देखो ये कह रहे जो विनिमय व्यापार फंड है ना, ध्यान सुनो, विनिमय व्यापार फंड को, जो विनिमय व्यापार फंड है उसे किसी म्यूचुअल फंड की तरह हम मान के चल रहे हैं इसको। देखो ये जो विनिमय व्यापार फंड है ना, विनिमय मतलब एक्सचेंज, T मतलब होता है ट्रेड एंड F मतलब फंड, तो ETF बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं इसे म्यूचुअल फंड के रूप में समझते हैं। ETF क्या है, इसे जब हम किसी फंड को म्यूचुअल फंड के रूप में समझते हैं
जो कि किसी स्टॉक की तरह व्यापार करता है, ये स्टॉक की तरह व्यापार करता है, तो उसी को हम ETF कहते हैं। ठीक किस सूचकांक फंड की तरह ETF बहुत सारे स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है, ये बहुत सारे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, जो निफ्टी जैसे सूचकांक को रिफ्लेक्ट करता है। इधर किसी भी ETF एक म्यूचुअल फंड नहीं है, याद रखना ETF कोई एक म्यूचुअल फंड नहीं है, यह स्टॉक एक्सचेंज पर अन्य सभी कंपनियों की तरह व्यापार करता है। ठीक है, यह स्टॉक एक्सचेंज पर अन्य सभी कंपनियों की तरह व्यापार करता है। ठीक है, किसी म्यूचुअल फंड की तरह जिसका कुल संपत्ति मूल्य प्रत्येक व्यापार के दिन आकृत की जाता है, हर दिन उसकी वैल्यू पता लगाई जाती है। अब इसमें इतना बहुत है। उसके बाद है ये 8वां चैप्टर आपका कॉर्पोरेट एक्शन। जैसे अगर आपसे पूछ लेना कि ये कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है, तो आप बोल देना कंपनी जो है ना वो अपने शेयर से रिलेटेड कुछ निर्णय लेती है। जैसे मान लो वो शेयर्स की वैल्यू को घटाने की बात हो या कुछ शेयर्स को बढ़ाने या घटाने की बात हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनी निर्णय ले रही है ना, वो कॉर्पोरेट एक्शंस है। बाकी आप अपनी मर्जी से और पढ़ लें और आइडिया ले लें क्या है। ठीक है, अब हम आगे जो है लाभांश के बारे में देख लेते हैं। लाभांश क्या होता है? लाभांश क्या होता है, तो कंपनी जो है जितने रुपए शेयर लगाने पर, ठीक है, जो लाभ कमाती है वो लाभांश होता है। ठीक है, अब कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी कितना लाभांश घोषित करे। देखो अगर वो सारा घोषित कर देगी तो हो सकता है भविष्य में उसने उस साल लाभांश कमाया ना हो तो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे देगी। तो उसकी कंपनी की शेयर वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें लाभांश निर्णय बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। उसके बाद जैसे शेयरों की पुनः खरीद क्या है, मतलब जब कंपनी बाय बैक बोलते हैं इंग्लिश में, जब कंपनी अपने ही शेयर्स बाज़ार में जो निवेशक होते हैं उनसे खरीद लेती है अपने ही शेयर। ठीक है, तो उसे हम पुनः खरीद कहते हैं। कंपनी तब करती है जब उसके शेयरों की वैल्यू मार्केट के अंदर बहुत घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने ही शेयर खरीदने लग जाती है, ताकि जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इस तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो कंपनी इस तरीके को अपनाती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ इसमें होता है, तो इसमें भी इतना ठीक है। बाकी तो ये थोड़ा सा इंडेक्स वाला थोड़ा बुला रहा है, छोड़ो इसको भी बाद में। देखिए अब बाकी जो है ना मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप बाकी जो है वो खुद पढ़ लेना। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वगैरह आएगा वो थोड़ा सा भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक स्प्लिट वाला है, तो ये आप मत छोड़ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरे जो शेयर्स होते हैं ना उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं उसको। ठीक है, और इसमें एक्सडेट कर लेना। और ये ऑर्बिट्रेशन, फिर ये देखो ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला है, इसमें एक तो साधारण ब्याज जैसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जैसे एग्जाम में अगर मान लो आ जाता है, जैसे मान लो P लिखा है 20,000। ठीक है, और रेट मतलब ये जो ब्याज दर होती है वो लिखा है मान लो 10% लिखा है। ठीक है, और टाइम लिखा है 2 साल। तो आपसे बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, मतलब साधारण ब्याज निकाले, तो कैसे निकालेंगे आप? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो P मान लो 20,000 है, उसमें दे रखा R दे रखा आपको 10% और टाइम आपको दे रखा 2 साल। तो देखो नीचे 100 लगाना होता है। ठीक है, नीचे 100 लगा फॉर्मूले में, तो 2 जीरो कट गई। ठीक है, तो इस तरीके से 2 दूनी 4 और 1 जीरो लगे, 4,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। और ये जो है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलो, जब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, जब अवधि 1 साल से ज़्यादा होती है तो ब्याज पर भी जो ब्याज मिलता है ना, तो वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखिए आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा करे, ठीक है, और आपने 2 साल के लिए जमा करे, तो आपको कितने रुपये मिलेंगे? जैसे अगर आप 10% है तो आपको 1 साल के लिए कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, फिर अगले साल 100 मिलेगा, तो आपको 1200 मिले। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल। कैसे फॉर्मूला कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट का? PRT/100।
तो 1000 मल्टीप्लाई में 10 गुणा में 2 बटे में 100, तो आप देखेंगे कितना आ गया यहाँ पे 200 आ गया, हाँ या ना, है ना। तो अगर आपको ब्याज पर भी ब्याज मिले तो जैसे अगर आपने 1000 रुपये जमा करे थे तो पहली बार आपको 100 रुपये ब्याज मिला, तो अगले साल आपको कितना मिलना चाहिए, 1000 पे 100 तो मिलना चाहिए, लेकिन 100 रुपये भी तो आपके बैंक में जमा है, तो 100 रुपये भी अगर 10% आपको मिलता तो 10 रुपये मिल जाते, तो आपको 110 मिलते हैं। तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जब ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C=P ब्रैकेट में 1 + R, ऊपर लगा देते T, नीचे 100 लगाया हो दो आप, इन्होंने लगाया नहीं है, ठीक है, इन्होंने आई लिख लिया होगा ना, रेट लिख लिया सीधा। अब एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो एग्ज़ाम में आ गए 2000 है, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 2 साल, 3 साल ले ले, 2 साल ले लेते हैं, ठीक है, और रेट दे रखा 10%। तो इसने बोला कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आप कैसे निकालेंगे, आप पहले पी लिखेंगे, सबसे पहले आप अमाउंट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उससे पहले ए निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है P1 + R/100 टाइम, ठीक है। तो आपने 8वीं में पढ़ा होगा, P कितना है 2000, 1 + R कितना दे रखा है आपको 10/100, टाइम कितना रखा 2, ठीक है। तो 2000, तो ये 0 कट गई, तो इस 0 की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो अब सुनो, ये आ गया 0.1, भाई 1 को 10 से भाग करोगे 0.1 ही तो आएगा, ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो 2000 मल्टीप्लाई में 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 क्यों, क्योंकि ऊपर 2 लगा, तो इसको 1 को 0.1 से जोड़ोगे तो 1.1 आएगा, और 1.1 2 बार लिखा, तीनों की गुणा कर देंगे, हमारा अमाउंट निकल आएगा, ठीक है। तो जैसे 11 11 121 होता है, तो 2000 मल्टीप्लाई 121 है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 0 आ गई, 2 1 × 2 2 2 × 4 ये, और इसके बाद 2 के ऊपर पॉइंट लगा तो यहाँ लग गया, तो कितने रुपये आ गए 2420 आ गया। अब देखो आपने 2000 रुपये लगाए थे, लेकिन आपको 2420 मिल रहे हैं 2 साल बाद, तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 420 ब्याज मिल रहा है। तो यही CI कहलाता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। नहीं तो नॉर्मली आपको कितने रुपये मिलते हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको 400 मिलते हैं, क्योंकि पहले साल 200 फिर दूसरे साल 200, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पर ब्याज मिलता है, ठीक है। अब होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, वैसे पूरा आ जाना चाहिए, न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये है सब न्यूमेरिकल यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखो ये फ्यूचर वैल्यू जो है ना, जो मैंने ए नहीं लिखा था, A=P ब्रैकेट में 1 + R/100 T, तो ये ए कोई फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं, और ये जो P है ना, इसको पेरेंट वैल्यू बोल रहे हैं, वर्तमान मूल्य, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू मतलब जो हम 2 साल बाद में कितना रुपये मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये कह रहा है उल्टा भी निकालने को आ सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता अपने आएगा। और ये वार्षिक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट में हमें क्या क्या खूबी, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और क्या क्या हमें नॉलेज मिलती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूंजी के कौन कौन स्रोत होते हैं, पूंजी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे पूंजी हमें किससे मिल सकती है, शेयर से मिल सकती है, रिजर्व से मिल सकती है, हमें ऋण यानी कि लोन से मिल सकती है, ठीक है। और पूंजी का प्रयोग कहाँ कर किया जाता है, हम जैसे हमारे पास पैसा है तो हम कहाँ कर सकते हैं, हम निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना, हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में लगा सकते हैं, हम वर्तमान खर्चों को चुका सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं, लाभ को बड़ा करने के लिए और बिजनेस खोल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका स्रोत वगैरह, फ़ायदे वगैरह, इन दोनों में अंतर पढ़ लो, ठीक है। ये देखो पता क्या है, इक्विटी शेयर धारक और तरजीही शेयर धारक में क्या अंतर है। देखो इक्विटी वाले जो होते हैं ना, इनको जो है वो सबसे अंत में भुगतान मिलता है, जबकि तरजीही वाले को इक्विटी से पहले मिलता है। इक्विटी वाले को जो लाभांश है ना, वो निश्चित नहीं होता कि कितना मिलेगा, जबकि तरजीही वाले को ना लाभांश निश्चित होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। और इनका जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है ना, तो इनमें इनका बहुत अधिकार होता है, जबकि तरजीह वाले का नहीं होता इतना, ठीक है। और जब कंपनी बंद हो रही होती है, जो पैसे चुकाने की बात आती है,
तो इक्विटी वालों को बाद में मिलेगा, तरजीही वालों को पहले मिलता है। तो ये आराम से अंतर बना बना के इसका लिख सकते हैं। और देखो जो इक्विटी शेयर है ना, जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में जितना पैसा जारी कर सकती है वो क्या कहलाती है, अधिकृत कहलाती है। पहले अधिकृत होता है, ठीक है, मतलब ऑथराइज, फिर इशूड होता है, फिर सब्सक्राइब्ड होता है, फिर कॉल्ड अप होता है, फिर पेड अप होता है। अब ये इसके बारे में भी डिटेल में बता सकता, बस याद रखना कि कंपनी अपनी जो लाइफ है ना उसमें कितने जो है कैपिटल इशू कर सकते हैं, चाहे इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, तो वो उसे अधिकृत कहते हैं, ठीक है। और उसमें से जितना कंपनी लोगों से एक टाइम पर मांगती है ना वो इशूड होते हैं, और लोग जितना देते हैं वो सब्सक्राइब्ड होता है, ठीक है। और कंपनी ने सब्सक्राइब जो इशू किया था उसमें जैसे कंपनी 10 रुपये लेती है एक शेयर पे, और कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये मांगे तो उसे कॉल्ड अप बोलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने 7 रुपये दिए तो वो पेड अप कहलाएगा। अगर 8 रुपये दिए तो 8 रुपये भी पेड अप हो जाएगा, मतलब कॉल्ड अप और पेड अप सेम हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको बता रहा हूँ, चुकता पूंजी को पेड अप बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, बहुत तेज़ी से हो सकता है बोला हो, तो आप वीडियो को दोबारा सुन के कर लेना। और जैसे अगर आ जाए ना ग्रॉस ब्लॉक क्या है, तो आप बोलो नेट ब्लॉक पे आप बोलें जोड़ दो। ऐसे अगर बोलेगा नेट ब्लॉक क्या है, तो आप ग्रॉस ब्लॉक में से अवमूल्यन मतलब डेप्रिसिएशन घटा दें। आप खुद सोचें, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी 20,000 की, 1 साल बाद क्या उसकी वैल्यू 20,000 रह जाएगी? बताओ, उसकी वैल्यू 20,000 रह जाएगी? नहीं ना। तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, मान लो 2,000 कम हो गई, तो कितने बचे? 18,000। तो बच्चों इसको ग्रॉस ब्लॉक, इसको अवमूल्यन, और जो बच जाते हैं ना वैल्यू उसे हम नेट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। याद करने का इस तरीके से समझ लो तरीका। अब बैलेंस शीट पता ना क्या होती है, जिसमें कंपनी के सारे जो लायबिलिटीज़ हैं, जो देयता है, जो संपत्ति हैं, उसमें शो किया जाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट की खास बात क्या है, इसमें कुल निवेशित पूंजी कुल संपत्ति के बराबर होती है, ठीक है। चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या देखते हैं, जो कंपनी ने कहाँ का खर्च किया, कहाँ से कंपनी ने पैसे कमाए, ठीक है। अब सुनो, देखो ये जो चैप्टर है ना रेशियो एनालिसिस वाला, एक चीज़ और रुको, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, इसमें अभी देखता हूँ। देखिए वो अभी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, पहले देखो आप ना 5 सालों के लिए हर साल 3,000 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 10% की दर से करते हैं 5 साल के अंदर में आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। एन्युटी बोलते हैं इसको। तो आप पता कैसे करेंगे, देखो जो आपने पहली बार जो 3,000 जमा करे हैं, ठीक है, तो वो आपके जो है वो 1.10 पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि पहला साल तो आपको पूरा हो गया, तो बच्चे आपके 4 साल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1.10। उसके बाद फिर जो 3,000 अगले साल वाले होंगे उस पर इस तरीके से 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद अगले वाला 2, उसके बाद अगले वाला 1, फिर इसके बाद जो है खाली 3,000 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद इसे गुणा करेंगे। हालांकि आने की चांस कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, टाइम जा सकता है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दी। देखो 1.10 के बाद 4 का मतलब पता है क्या है, 1.1 की 1.1 की 1.1 की 1.1 में मल्टीप्लाई करो। हालांकि इसके लिए टेबल देनी चाहिए, टीचर को टेबल आती है इसकी, ठीक है। अब वो पता नहीं आपके टीचर्स ने आपको कैसे बताया, ठीक है। चलो अब इसको छोड़ो, मैं वो देख लेता हूँ एग्ज़ाम में जो आने वाला है, चांस जिसके ज़्यादा है। मतलब देखो ये अर्निंग प्रति शेयर EPS, आपको जो प्रैक्टिस पेपर करवाया था उसमें मैंने कहा था ना, उसमें अमाउंट गलत आ गई है। तो आप ये याद रख लो, अगर अर्निंग पर शेयर आता है तो शेयर धारकों के लिए उपलब्ध कुल लाभ ऊपर आएगा, और जितने समानता शेयर्स आउटस्टैंडिंग की संख्या वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लें, और क्योंकि ये आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है, EPS वाला। और देखो ये जो लास्ट आपका चैप्टर है ना, ये है आपका रेशियो वाला। तो अब हिंदी में जैसे यहाँ पर अब बहुत सारी रेशियोज हैं, करंट रेशियो ना, तो उसको जो है ना चालू अनुपात लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए, और इंग्लिश में ज़रूर देख लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि हमारी जो संपत्तियाँ हैं क्या वो जो थोड़े समय के लिए जो हमने कर्जा लिया होता है क्या उसको चुकाने में सक्षम है या नहीं। और ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, 2:1 रेशियो अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और ये जो होते हैं एसेट रेशियो, ये 1:1 अच्छी मानी जाती है,
देखो इन दोनों में फ़र्क ये क्या होता है, करंट रेशियो और एसेट टर्न रेशियो में ये फ़र्क होता है कि एसेट टर्न रेशियो में ना हम जो है स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हैं, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हैं, ठीक है, जबकि इसमें स्टॉक और प्रीपेड इंक्लूड होता है। बस ये दोनों में फ़र्क है। ऐसे ही बहुत सारे रेशियोज होते हैं, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब आप एकदम तो याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट के लिए तौर पर आपको बता दूं कि आप ये और ये अच्छे से देख लें दोनों, ठीक है। ये इसकी दो पार्ट है ना, लिक्विडिटी के दो पार्ट होते हैं, 1 और 2, ये दोनों अच्छे से देख लें, ठीक है। बाकी आने को कोई भी रेशियो आ सकता है, आपको सबके फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। एक आप ये देख लो लाभ वाली कौन कौन सी होती है, ठीक है। एक सकल लाभ अनुपात, एक शुद्ध लाभ। देख लो सकल लाभ है तो सकल लाभ, कुल लाभ है तो कुल लाभ, नीचे बिक्री आ रही है, गुणा में 100 आएगा। मान लो आपसे न्यूमेरिकल आ जाए तो मान लो आपने 20 रुपये कमाए और आपने माल बेचा था 800 का, तो गुणा में 100। इस तरीके से आप परसेंटेज पता लगा लेंगे कि आपने कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट कमाया है। तो जैसे 8 दूनी यहाँ पर 16 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया, तो आपने 2.5% प्रॉफिट कमाया खाली। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसमें रेशियो में अर्निंग पर शेयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और यह प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये प्रति शेयर बाजार का भाव, और EPS ये याद रखना। जब हम EPS निकालेंगे इसी को नीचे लिख के हम ऊपर ये लिख के भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ दे रखे हैं, और ये फुल फॉर्म सारी पढ़ लो, ठीक है। फुल फॉर्म 1 या 2 नंबर की ज़रूर आएंगी, फुल फॉर्म मैं नहीं पढ़ रहा, आप फुल फॉर्म सारी पढ़ लो, ठीक है। ये हिंदी में लिखे हो सकता है आपको दिक्कत है तो इंग्लिश में आप देखना चाहिए, इंग्लिश में लिख दो। अगर कोई हिंदी में जाना इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना आप जिस लैंग्वेज में लिया है उसी लैंग्वेज में लिख दें। थैंक यू, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। थैंक यू वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स।